स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अमूमन 600 करोड़ के बजट पे तैयार हाल ही में रिलीज हुई ये पिक्चर जिसका पोस्टर आप मेरे पीछे देख रहे हो, दैट इज आदि पुरुष। इसका जब से अनाउंसमेंट हुआ था, टीजर पहला लुक आया था, तब से कई सारे विवाद इसके साथ जुड़े थे। फाइनल प्रोडक्ट जब रिलीज होना था उसके लिए एक पोस्टपोनमेंट मांगी गई थी, डेट को शिफ्ट किया गया था। भाई क्रिएटिव एस्पेक्ट को हम वापस से कंसीडर करेंगे, बीट VFX फ्रंट और दी डायलॉग्स और अदर थिंग्स है। पोर्ट्रेल के ऊपर भी काफी विवाद उठ रहे थे। उस समय की कैरेक्टर्स को जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बिल्कुल भी जो एक स्टीरियोटाइप नोशन हमारे दिमाग में बना हुआ है रामकथा का, रामायण का, उसके विपरीत जा रहा था। तो टाइम मांगा था, टाइम दिया गया, टाइम मिला, पर जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो निराशाजनक रहा। और पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रोलिंग हो रही है, मीम्स भी आपको एक के बाद एक यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो इस मूवी के खिलाफ एक आवाज को यहाँ पे उठा रहे हैं। कई सारे केंद्रीय मंत्री और बीट पॉलिटिशियंस, बीट फ्रॉम द सिनेमा वर्ल्ड, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, उन्होंने भी इसके खिलाफ एक अभिव्यक्ति कुछ ना कुछ उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ, एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि आप जब आपके कंधों पे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रामायण जैसे जो इंडिया के दो मेजर एपिक्स में से एक एपिक है, लोगों के रिलीजियस बिलीफ, सेंटिमेंट, वो सारी चीजें जो जुड़ी हुई है इसके साथ, जब आप उसकी जिम्मेदारी उठाते हो, खासकर इतने बड़े बजट पे, बड़े स्टार कास्ट, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ, तो जो उम्मीदें आपसे होती हैं उस पर आपको खरा उतरना होता है, पर आप उतरे नहीं हो। खासकर ये उम्मीदें और ये जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं जब आप गुलशन कुमार जी द्वारा खड़े किए हुए एक एम्पायर, जो कि टी सीरीज का एम्पायर है, उसके बैनर तले इस पिक्चर को आप बना रहे होते हो। पर क्या भूषण कुमार जी और बाकी लोग जो जुड़े हुए थे उनके तरफ से गलती हुई है, डायलॉग राइटर्स की तरफ से हुई है, या फिर एक्टर्स को भी अपने रोल को, पात्रों को देखकर, सुनकर, जान के, परख कर उसमें आगे उतरना चाहिए था, या फिर डायरेक्टर जो ओम रावत जी, जिनकी बहुत सारी सराहना हुई थी, नेशनल अवार्ड विनर जो मूवी आपकी रही तानाजी, उसके समय पे, अब वहीं इसमें ट्रोल होते हुए देख रहे हैं। तो इसका हम आज यहाँ पे कोई सिनेमा या एंटरटेनमेंट डिस्कशन नहीं करने वाले। ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस होने वाला है ऑन द टॉपिक कि क्या बॉलीवुड यहां पर, जो कि सुशांत सिंह की जो डेथ हुई थी उसके बाद जो नारकोटिक्स के मामले, कई सारी इश्यूज के पर्टेनिंग आप देखते हो, तो पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड के खिलाफ एक हवा बनी हुई थी और बॉयकॉट का ट्रेंड आपको आए दिन ट्विटर पे देखने को मिल रहा होता है। हालांकि उस बॉयकॉट का जो ट्रेंड है, वो जो पूरी मुहिम है, उसको तो एक सिंगल मूवी जो कि आई थिंक जनवरी रिपब्लिक डे में आई थी, पठान नाम की, शाहरुख खान बिग स्क्रीन पे बहुत समय बाद रिटर्न कर रहे थे, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी उस बॉयकॉट ट्रेंड की। पर यहाँ पे कई सारे लोग कह रहे हैं कि असली जरूरत आपको यहाँ पे इकट्ठा होने की है। इस तरीके का जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या ये पोर्ट्रेयल जो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जेन्युइनली इस तरीके से रखा गया है। क्या बॉलीवुड चाह रहा है कि जो धार्मिक भावनाएं या फिर रामायण जैसे स्क्रिप्चर्स उसके साथ खिलवाड़ किया जाए, या फिर किसी और लेवल पर, एट द लेवल ऑफ डायरेक्शन, एट द लेवल ऑफ एक्टिंग, किस जगह पे, डायलॉग राइटिंग कहां पे ये दिक्कत हुई है। और पूरा बवाल जो यहाँ पे एक हंगामा बना हुआ है अराउंड द मूवी कॉल्ड आदि पुरुष, इसका एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। आपको कहोगे एंथ्रोपोलॉजी इसमें कहां से आ गई, है ना? पर एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेन, इट स्टडीज एवरी एस्पेक्ट ऑफ मेन। मेन ही पिक्चर बना रहा है, मेन ही पिक्चर देखने जा रहा है, ऑडियंस भी इंसानी है, जो बना रहा है वो भी इंसान है, और जिसके लिए आप देख रहे हो जो डिवोशन है, रिलीजन है, वो भी किसके द्वारा हो रहा है? इंसानों द्वारा हो रहा है ना? आदि पुरुष ने तो फिलहाल हमें, आपको सबको डिसअपॉइंट किया, हताश किया, निराश किया, पर स्टडी IQ आपको कभी भी निराश नहीं करने वाला है। और एक आशा की किरण इनफैक्ट आपके लिए लेके आए इन द फॉर्म ऑफ द ग्रैंड ऑप्शनल सेल। ग्रैंड ऑप्शनल सेल आपकी स्टार्ट हो रही है, जब आप वीडियो को देख रहे हो सेल शुरू हो चुकी है, और आप किसी भी कोर्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे अवेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन, जो कि 26 तारीख से बैच स्टार्ट है, और एक दिन पहले ही ये लोग सेल को यहाँ पे खत्म कर दे रहे हैं, यानी कि 21 से 25 चल रही है, हमारे बैच स्टार्ट होने से पहले ही वाइंड अप कर दे रहे हैं ना। हम आते हैं तो चीजें बंद हो जानी होती है, ठीक है, ताकि हम अपनी इनिंग्स को वहां पे शुरू कर सके। बहरहाल यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल बैच 3 स्टार्ट हो रहा है 26 जून से, पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। इस ग्रैंड सेल से बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है। एनरोल कीजिए बैचेस में हमारे, यूज कीजिए कोड यूएस लाइव, नहीं अस लाइव। कई लोग यूएस लाइव बोलते हैं, हम कहते हैं नहीं यार, ये हमारे आपके बॉन्ड को सिग्निफाई करता है, तो कॉल इट अस लाइव। टाइगर कहता है कि टाइगर जिंदा है, हम भी कहते हैं कि हम भी जिंदा है, इसलिए वी आर लाइव, अस लाइव। इस कोड को इस्तेमाल कीजिए सेल के दौरान। किसी भी कोर्स को आप परचेज करते हो, बीट P2I और एनी अदर ऑप्शनल, एनी अदर कोर्स ऑन स्टडी IQ, तो मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट होगा, एक कोड को याद रखने की वजह से आपको हर जगह, जब भी आप कोर्स को बाय करने जाते हो, बाय नाउ का ऑप्शन होता है, कई सारे कोड होते हैं, हर कोड पे एक सर्टेन डिस्काउंट होता है, पर जैसे ही आप अस लाइव को करते हो, आपको पर्सनलाइज गाइडेंस और साथ ही साथ मैक्सिमम डिस्काउंट, शार्पेस्ट डिस्काउंट, हाफ से भी ज्यादा डिस्काउंट आपको वहां पे
मिल जाता है। तो एक कोड को याद रखिए, सारा सरदर्द आपका खत्म हो जाता है। फ्री मटेरियल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है, न्यूज अपडेट्स, कई सारी चीजों जानकारियों को जानना है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे यानी कि दैट इज एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड, उस पर आपको सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। पढ़िए, रिसोर्सेज को अपडेट बना के चलिए और क्विजेस में पार्टिसिपेट करके एक तरीके से देखिए कि आपको क्या फैक्ट्स याद हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। एंड देन देयर इज अ इंस्टाग्राम पेज जो कि उत्कर्ष सिंह _हेयर है, इस पर जाकर के आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, डीएम करके कोई सवाल पूछना है तो उसको पूछ सकते हो आप। आपके ड्रॉप बॉक्स में एक मैसेज भी शायद आया होगा, है ना, वो क्या है, यूज कोड ASLIFE ऑन एवरी कोर्स ऑफ स्टडी IQ टू अवेल दी मैक्सिमम डिस्काउंट। एक हमारा यहाँ पे मेंस टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें आप चाहो अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हो, पार्टिसिपेट करना है, तो 4999 में आफ्टर यूजिंग दिस कोड ऑफ ASLIFE आपको मिलता है और आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू दी आदिपुरुष, टू ऑल दी कंट्रोवर्सी अराउंड द मूवी कॉल्ड आदिपुरुष। एक एंटिसिपेटेड मूवी थी और दो बड़ी मेगा मूवीज यहां पे लॉन्च होने वाली थी। शाहरुख खान की जवान भी शेड्यूल्ड थी पहले से और आदिपुरुष भी थी, जो अभी हम संडे को इसको यहाँ पे मंडे को यहाँ पे हम इसको शूट कर रहे हैं और जो अर्ली एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो बहुत निराशाजनक है। एटलीस्ट 60 से 70% ड्रॉप आपको देखने को मिला है संडे टू मंडे का, अगर आप स्क्रीन रेशियो प्लस कलेक्शन की अगर बात करते हो, है ना। यानी कि जो मंडे टेस्ट जिसको हम एंटरटेनमेंट बिजनेस की भाषा में कहते हैं उस पर खरी नहीं उतरी है। ये इसीलिए है क्योंकि ऑडियंस डिसअपॉइंट हुई है। एक हाइप थी, एक बस था, बड़े एक्टर्स, बड़े डायरेक्टर, बड़ी टीम, बड़ा बजट, VFX, सारी चीजें जो बताई जा रही थी उसके लिए ऑडियंस पहले 2-3 दिन तो गई, पर अब वहां पे पूरा का पूरा ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है और सिर्फ चारों तरफ इंटरनेट पे इसके रिगार्डिंग, इस मूवी के अराउंड मेम्स का कल्चर एक्सपैंड होते हुए देखना है। मेम्स वालों का ये पर्टिकुलर एक आप कह सकते हो शिकार हो गया है ना, उनका इस समय बेस्ट मील यही है आदिपुरुष की मूवी। यहाँ पे चाहे वो जीसस कैमियो इन आदिपुरुष से लेकर के ये जो 10 अवतार या फिर 10 अवतार नहीं, दशानन रावण का जो पोर्ट्रेयल इस तरीके से दिखाया गया है कि भाई कंजेशन इतना हो गया था कि 10 सर को हम नहीं दिखा पा रहे तो उनको एक ऊपर एक डबल डेकर करना पड़ा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हो रमानंद सागर जी की भी बताया गया है कि वो ऊपर से देख रहे होंगे तो यही कह रहे होंगे कि बेटा शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पे धरती पे पृथ्वी पे नहीं हूँ इस पल, वरना श्राप ही देता मैं, है ना। कि जो उन्होंने जो पोर्ट्रेयल किया हुआ था, जो हमारे सबके दिल के बहुत ही क्लोज है, दैट वाज श्री राम का जो इंटरप्रिटेशन था, अरुण गोविल जी जो उसको प्ले करते थे राम जी के किरदार को। तो आपको पता है किस तरीके से, आप कई बार वीडियोस भी देखते होंगे, लोग पैरों में गिर जाते हैं अभी भी, क्योंकि वो इमेज इतनी ज्यादा इमोशनल कनेक्ट बैठा हुआ है लोगों का, है ना। एंड दैट वोंट एवर गो। और इसीलिए उनको कई बाद में प्रॉब्लम भी हुई, पर उन्होंने कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये जो पोर्ट्रेयल है, चाहे वो रावण का हो, चाहे वो श्री राम का हो, लक्ष्मण जी का हो, माता सीता का हो, दैट इज क्लोज टू एवरी इंडियंस हार्ट एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट थिंग्स लाइक दिस। पर इसके ऊपर जब बात की जा रही थी, मेम्स कल्चर से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो और भी कई रेपरकशंस उसको आपको देखने को मिल रहे हैं। इवन द गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो अनुराग ठाकुर जी का स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है, एनबीएफसी से के थ्रू उन्होंने कई चेंजेस के लिए बोला है, एनबीएफसी ने भी चेंजेस को कहा है और डायलॉग्स को मेकर्स कह रहे हैं कि थोड़ा ऑल्टर किया जाएगा, कुछ चेंजेस वहां पे लाए जाएंगे जिससे ऑडियंस की भावनाएं आहत ना हो। तो अनुराग ठाकुर जी भी वही कह रहे हैं, इसी चीज के ऊपर इशारा कर रहे हैं कि आप ऐसी कोई भी चीज जिससे रिलीजियस जो बिलीव्स है, जो भावनाएं आहत होती हैं, उसको करेंगे तो दैट वोंट बी एक्सेप्टेड। एक और न्यूज अलाइड अगर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये तो एनबीटी की खबर थी, यहाँ पे दूसरी न्यूज आपको अटैच होकर देखने को मिल रही है कि काठमांडू में आपको, या नेपाल में देख रहे हो कि दो मेयर जो हैं दो शहरों के, उन्होंने मूवी को बैन कर दिया, वहां पे स्क्रीनिंग को बैन कर दिया गया। वहां पे इसके VFX या फिर जो कचड़ा डायलॉग्स जिनको कहा जा रहा है उसके सिलसिले में इसको बैन नहीं किया गया। असल में माता सीता का जो पोर्ट्रेयल है वहां पे दिखाया गया मूवी के अंदर में, ऑफ कोर्स एज इंडियन ओरिजिन, है ना। तो सीता जी का कैरेक्टर आप देख रहे हो कि वहां पे, क्योंकि सीता जी का जो जन्म है उसको लेकर के अलग अलग रीजन्स में, वो नेपाल के कल्चर में या फिर आप वहां पे देखते हो तो वो मानते हैं कि उनका जन्म वहां पे हुआ, है ना। तो बहुत सारे, क्योंकि रामायण को भी अगर आप एज ए स्क्रिप्चर उठा के देखते हो, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एंथ्रोपोलॉजी में आप कैसी कई सारी चीजें पढ़ते हो कि स्क्रिप्चर्स में वेरिएशन आते कैसे हैं, रिलीजन का ओरिजिन कैसे हुआ है, ये सारी चीजों को कैसे एज ए डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम वहां पे एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो अगर आप रामायण को भी देखते हो तो रामायण बेसिकली कहा जाता है कि उसके वर्जन्स बहुत है ना, पर रामायण तो एक सिंगल टेक्स्ट है जो कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी हुई थी और उसको हम अर्लीस्ट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑन श्री राम मान रहे होते हैं। और ये एक पार्ट है राम कथा ट्रेडिशन का, जो राम के बारे में उनकी डीड्स जो हैं, उनके जो कर्म है, उनका जो आप कहते हो पूरे एक्शन से लाइफ है, उनकी ट्रेजेक्ट्री है,
उसको रिकॉर्ड करता हुआ अर्लीस्ट टेक्स्ट इसको माना जाता है वाल्मीकि जी के रामायण को। बाद में कई वर्जन आपको देखने को मिलता है, कंब रामायण, जिसको कंबन रामायण भी आप कहते हो ना, आप अगर ईस्टर्न इंडिया में जाते हो, या फिर सॉरी अगर आप साउथ इंडिया में जाते हो, जिसको ई रामावतारम भी कहते हैं। दांडिन रामायण आपको देखने को मिल जाएगी जगन्नाथ ट्रेडिशन में जो पूरा चल रहा होता है उड़ीसा के बेल्ट में अगर आप जाते हो तो। एंड देन ऑफ कोर्स दी अनदर फेमस मेजर वर्जन दैट इज तुलसीदास रामचरितमानस, है ना, डीड्स ऑफ राम के बारे में जो बात करी थी। और जो रामायणम है दैट इज रामायण जो है वो बेसिकली जर्नी ऑफ राम, अगर उसको आप एटिमोलॉजिकली ब्रेक करके देखते हो तो उसका मायने ये रहते हैं। तो कई सारे इंसिडेंसेस है, कई सारे पार्ट्स हैं जिसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के अलग अलग टेक्स्ट के लेवल पे, बल्कि अलग कंट्रीज में भी अगर आते हो, इंडोनेशिया की बात करो, नेपाल की बात करो, वहां पे भी ऐसे वेरिएशंस हैं और वो चलते रहते हैं। इवन इंडिया में जो अलग अलग टेक्स्ट हमने बताए उसमें भी चीजें डिफरेंट है। उत्तराखंड में कई सारे ऐसी चीज आपको वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलेंगे जो आपको बाद के टेक्स्ट में सब्सटैंशिएट होते नहीं देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल युद्धकांड में एक श्लोक टुवर्ड्स द एंड पार्ट दिया हुआ है जहां से उत्तरकांड शुरू होना है कि सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्मपरायण दशवर्त सहस्त्राणी रामो राज्यम कार्यत। वो राम जी के रूल के बारे में बता रहा होता है कि सबके जो लक्षण है किंगडम के अंदर में वो संपन्नता के हैं, है ना, सबके सब एकदम फुलफिल्ड है, सेटिस्फाइड है। सर्वे धर्म परायण यानी कि सब धर्म की राह पे परायण कर रहे हैं, यानी कि उस पर चल रहे हैं, है ना। और 10 वर्ष सहस्त्राणी यानी कि 10,000 सालों तक राम राज को कर रहे होते हैं। अब इस वाले चीज को अगर आप देखते हो तो ये वाल्मीकि की रामायण जो अर्लियर पार्ट है उसमें जो ईयर के क्रोनोलॉजिकल गैप्स हैं उसके साथ फिट इन नहीं बैठती है। और अदर वर्जन्स में भी आप देखोगे तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इवन जो रामेश्वरम की पूरी कथा है वो आपको, क्योंकि शैवाइट थे तुलसीदास, तो उनके ट्रेडिशन में पूरी मोल्डेड आपको देखने को मिल रहा है। रामचरितमानस के अंदर में वो जो कमल नयन, एक कमल के पत्ते वहां पे कम हो जाते हैं, कमल का फ्लावर का एक पेटल कम हो जाता है, तो राम जी अपने आंखों को निकाल के रख देते हैं क्योंकि कहा जाता है कि वो कमल नयन, उनके जो नयन है, आंखें हैं, वो कमल के समान थी। तो कई सारे वेरिएशन स्टोरी लेवल पे आपको देखने को मिलते हैं, पर मुद्दा वो नहीं है यहाँ पे नेपाल में। इसीलिए अगर बैन की अगर हम बात करें तो इसी सिलसिले में हुआ है क्योंकि वो वहां पे मानते हैं कि सीता जी का जन्म इंडिया में नहीं है। तो यहाँ पे जो पोर्ट्रेल है वो इंडिया में दिखाया गया, तो ऑफ कोर्स दे आर बैनिंग इट, स्क्रीनिंग के ऊपर वो बैन लगा रहे हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि सीता जी का जन्म जो है वो माना जाता है एज पर रिलीजियस बिलीफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप रामायण के अंदर में देखते हो। तो जो उनके पिता थे, पिता के नाम के ऊपर भी कई सारे डाउट्स हैं, कई सारे लोग समझते हैं कि उनके पिताजी का नाम जनक था, बट जनक एक टाइटल का नाम है जो मिथिला के रूलर्स को के ऊपर बिस्टो किया था। जैसे जमोरिन के बारे में आपने सुना होगा अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, तो एक टाइटल की तरह से उनके ऊपर बिस्टो था। शीध्वज जो उनका असली नाम था, उन्होंने धरती को जब वहां पे उनको एक आइडिया होता है, बताया जाता है, रेवलेशन होता है, उसके थ्रू जब वो हल के थ्रू वहां पे खुदाई करते हैं तो धरती में से आती है, इसलिए धरती पुत्री के रूप में आप देते हो। लास्ट में इसलिए वो बुलाती हैं अपनी माता को, धरती को, पृथ्वी को, कि वो आए और उनको लेके जाएं, है ना, ये जो सारा पेन है, ट्रबल है, उससे उन्हें मुक्ति दिलाएं। तो हल की नोक, अगर सीता का आप एटिमोलॉजिकल मीनिंग देखते हो सीता माता के नाम का, तो वो आपको उस तरीके से देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे नेपाल में ये चीजें हुई। पर हमारा जो आज सेंट्रल फोकस है, हम जिस चीज पे बात करने वाले हैं वो है मूवी के डायलॉग के रिगार्डिंग एक जो पूरी डिबेट चल रही थी, खासकर रिपब्लिक टीवी जो न्यूज़ एक चैनल है वहाँ पे भी चल रही थी, तो उसमें और कई जगह और दूसरे जगहों पे जो पोर्टल पे जो एक डायलॉग राइटर हैं जिन्होंने कई सारी मूवीज़ में इनको नॉमिनेशन भी मिला है ना, कई सारे जो टीवी चैनल के ऊपर कई सारे शोज आते हैं, लाइक इंडिया गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट की बात कर लो आप, या फिर आई थिंक स्ट्रीट डांसर और सम मूवीज लाइक दैट, कुछ मूवीज के साथ वो एसोसिएटेड रहे हैं। तो ये डायलॉग्स लिखते हैं, काफी ज्यादा बढ़िया डायलॉग भी लिखते हैं। पर इस मूवी में जो इनके डायलॉग है पर्टिकुलरली राम जी के साथ, राम जी नहीं सॉरी, हनुमान जी का जो आप देख रहे हो, जहाँ पे वो लंका दहन वाला जो कांड पूरा आप देख रहे हो, है ना, वो वाली जो पूरी स्टोरी है, वहां पे जो एक डायलॉग बोला गया है कि तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगा भी तेरा बाप, ये समथिंग लाइक दैट, है ना। तो इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है कि हनुमान जी के मुंह से, जो कि हम ऑफ कोर्स हमारे लिए गॉड हैं वो, और उनके मुंह से इस तरह की जो भाषा है वो शोभनीय नहीं है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कई लोग आ रहे हैं उसके बचाव में भी आ रहे हैं, ऑफ कोर्स जो इनके सपोर्टर होंगे, कि भगवान ऑफ कोर्स किसी भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करो वो कंटेम्परस वे में दिखाया जा रहा है, बट कई सारे लोग इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, भगवान है, दुनिया की सारी लैंग्वेज, भगवान ने इंसानों को बनाया, इंसानों को लैंग्वेज की और कम्युनिकेशन की एबिलिटी दी है, तो ऑफ कोर्स भगवान को तो सब पता है ना, वो तो सर्वज्ञाता है। पर फिर भी जो पोर्ट्रेल आप करते हो उसको एक रिस्पेक्टफुल मैनर में तो करना चाहिए। तो वो रीजनिंग तो यहाँ पे इनकी नहीं चली, पर इन्होंने दिया है, इन्होंने कहा है कि अगर आप रूरल इंडिया में जाके देखते हो, झुग्गियों में जाकर देखते हो, छोटे छोटे कस्बों में जाके देखते हो, तो बहुत सारी कथाओं का प्रचलन है। देयर आर वेराइटीज ऑफ राम कथा टेलिंग दैट आर अवेलेबल अक्रॉस इंडिया, है ना, और सब एक दूसरे से थोड़ा भिन्नता उसमें है। और
लोकल फ्लेवर वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो ये अपना डिफेंस कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं गलती को, उल्टे आप देख रहे हो कि आदि पुरुष में मिंट की ये यहाँ पे न्यूज है, रिपब्लिक में भी आप देखोगे तो उनका इंटरव्यू इस तरीके से मिल जाएगा कि मनोज मुंतशिर रिएक्ट टू लॉर्ड हनुमान्स जलेगी तेरी डायलॉग कंट्रोवर्सी, सेज इट इज नॉट एन एरर। एरर नहीं है वो, गलती नहीं, चूक नहीं है, बल्कि इंटेंशनली हमने डाला है बिकॉज वो लोकल वेरिएशन में हमने ऐसे ही सुना है, इन्हीं सारी चीजों को पढ़ा है। तो अब ये बात आती है कि लोकल वेरिएशंस कहां से आ रहे हैं, ऐसी चीजें कहां से आपको देखने को मिल रही हैं, कल्चरल में कैसे हमारे जा रही हैं। तो इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी थ्योरी है ना, कि रामायण एक बड़ी कथा है, उसके कई सारे वेरिएशंस हैं, कई ट्राइबल वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल एज एन एंथ्रोपोलॉजिकल, इन द एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नी आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू डू अ फील्ड वर्क अमंग्स द गोंड ट्राइब ऑफ द उत्तर प्रदेश। सोनभद्र का जो जिला है आपका, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में आप देखते हो, पहले जब मिर्जापुर उसके साथ जुड़ा हुआ करता था, ऑफकोर्स मिर्जापुर कालीन भैया वाला जो आपका एरिया है, वही वाला वाराणसी यानी कि पीएम साहब की जो कंस्टिट्यूंसी है उससे पास ही में है। तो और बाकी कई सारे स्टेट से बॉर्डर भी कर रहा है, एमपी से लेकर के जितने भी स्टेट्स हैं आसपास के सिंगरौली बेल्ट में, उनसे साथ वो बॉर्डर भी कर रहा है ना, मल्टीपल स्टेट्स के साथ, एटलीस्ट 4 स्टेट्स के साथ वहां पे बॉर्डर कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको देखने को मिल रहा है कि सोनभद्र में व्हेन आई वाज डूइंग दैट फील्ड रिसर्च, तो गोंड्स के बीच में मैंने एक ट्रेडिशन सुना, उनसे मैंने पूछा रामायण के बारे में, तो उन्होंने, उनके बीच में एक गोंडी रामायण का वर्जन चलता है, और गोंडी रामायण में सीता जी की जगह पे आप देख रहे हो कि लक्ष्मण जी वहां पे अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। तो इस तरीके के वेरिएशंस आते हैं, इसको आप एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल में, एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं जिनको सिविलाइजेशन स्कूल ऑफ थॉट जो एंथ्रोपोलॉजी का है उसका फोर फादर माना जाता है, और उनके सारे फॉलोअर्स को रेडफील्डियंस कहा जाता है क्योंकि उनका नाम रॉबर्ट रेडफील्ड है। तो वो ऐसे ट्रेडिशंस को जो लोकल लेवल पे चल रहे हैं, है ना, जो आपको ट्राइबल कम्युनिटीज में, स्मॉल स्केल सोसाइटीज में, प्रिमिटिव ग्रुप्स के बीच में देखने को मिल रहे हैं, जिनकी ये जिक्र कर रहे हैं कि हमें रूरल इंडिया में हमारे जो कल्चर है उसमें ऐसी चीज देखने को मिलती है, तो वहां पे उसको लिटिल ट्रेडिशन उन्होंने नाम दिया हुआ था अपनी मैक्सिको की रिसर्च वर्क में। और जो एक बड़ा कल्चर होता है, जो ट्रेडिशनल स्टोरी अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट होता है, उसको एंथ्रोपोलॉजिकल लेक्सिकन में ग्रेट ट्रेडिशन कहा जाता है। तो ये ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन के एनालिसिस, हम इनकी बात को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये चीजें आती कहां से, कि छोटे जो आप देख रहे हो ग्रुप्स की जो स्टोरीज है, एक लिमिटेड साइज की जो सोसाइटीज, उनकी जो स्टोरीज है, वो कैसे परकुलेट कर रही है एक हायर ट्रेडिशन में, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, जो मेजर स्क्रिप्चर्स है, वहां पे कैसे इसका जुड़ाव हो रहा है ना। तो उस चीज को अगर आपको देखना है तो ये स्कॉलर आपके लेफ्ट पे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये रेडफील्ड साहब के चेले हैं, रेडफील्ड साहब नहीं है, रेडफील्ड साहब ने ग्रेटर और लिटिल ट्रेडिशन को वहां पे दिया हुआ था, इसको उसको इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, मॉडिफाई किया, है ना। किशनगढ़ी करके उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इन्होंने एक फील्ड वर्क किया, और किताब भी काफी सारी इन्होंने निकाली है। किशनगढ़ के बाद भी 1955 के अराउंड इन्होंने एक ट्रेडिशनल इंडिया करके भी किताब निकाली जो काफी फेमस हुई बाद में। तो ये वहां पे मैक्की मेरियट साहब जब रिसर्च करते हैं किशनगढ़ी में, तो कई सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बेसिस पे रेडफील्ड के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा करके एक थ्योरी दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एंथ्रोपोलॉजी में आप पढ़ते हो, कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट में, पेपर 2 में भी इसका जिक्र होता है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकियलाइजेशन। अब ये यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकियलाइजेशन क्या है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स, है ना, और द मूवमेंट ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स टू एंड फ्रो बिटवीन द लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। होता क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन जो इसका पहला पार्ट है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे स्मॉल स्केल सोसाइटी, जिसको आप कह सकते हो, अगर आपको एग्जांपल दूं तो ट्राइबल सोसाइटी की जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, किंवदंतियां हैं, जो उनके टेल्स हैं, फोकलोर्स हैं, लेजेंड्स हैं, वो जा रहे हैं डिफ्यूज करके, या फिर वो माइग्रेट करके जा रहे हैं ग्रेटर ट्रेडिशन यानी मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए हिंदू सोसाइटी जो है, उनके कल्चर में, उनके टेक्स्ट बुक में वो जुड़ जा रही है। ऐसा होता क्यों है? क्यों वो एक्सेप्ट करेगा ग्रेटर ट्रेडिशन? ग्रेटर ट्रेडिशन को सेंटिटी प्रोवाइड करने का काम यूजुअली प्रीस्ट कर रहे होते हैं, जो आपको देखने को मिल रहा है, पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, ये लोग होते हैं स्क्रिप्चर्स के साथ जुड़े हुए। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अपने रिलीजन को एक्सटेंड करने के लिए, कि उसका दायरा बढ़ जाए। अभी हमने एक कुछ लेक्चर्स पहले एक सीरीज की थी जहां पे शरणाइज्म का जो डिमांड है उसके अराउंड भी हमने, न्यूज में था, हिंदू में आपके आर्टिकल आया था तो कवर किया था। तो हमने कहा था शरणाइज्म को ट्राइबल्स मांग रहे हैं कि सेंसस में इंक्लूड कीजिए अमंग्स दीज 6, अपार्ट फ्रॉम दी 6 मेजर रिलीजन, है ना, अदर्स की जगह पे शरणाइज्म को भी रखिए, उसके बाद अदर्स लगाइए, यानी 6 रिलीजन मेजर जो आपके होते हैं सेंसस में, फॉर्म में होते हैं फिल करने के लिए, उसमें शरणाइज्म को भी जोड़िए। जो ईस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में कई सारी कम्युनिटीज लाइक संथल्स, गोंड्स, उनका एक रिलीजन बिलीव है, नेचर में मानता है, पेड़ों को वो मानता है, ठीक है। पर
गवर्नमेंट नहीं मान रही है और कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है, स्कॉलर्स का ये मानना है कि आरएसएस जो कि एक यूनिफाइड इंडिया के आइडिया में बिलीव करती है, वो ऐसा नहीं चाहेगी कि ट्राइबल्स जो एक बड़ा वर्ग है, एटलीस्ट अगर आप सेंसस 2011 के हिसाब से देखते हो 8.6% है ना, वो भी 2011, अब तो 9 से भी ऊपर होगा, तो जो लगभग 11 करोड़ से भी ऊपर की जनसंख्या है उसको वो हिंदू फोल्ड से अलग नहीं करना देना चाहेंगे, जो कि एक आइडियोलॉजिकल विंग के रूप में आप देखते हो, जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजिकल विंग को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तो यहां पे भी वही चीज होती है कि क्यों जो पंडित होंगे या फिर जो इस तरीके के लोग होंगे वो क्यों छोटे जो ट्राइबल कल्चर है उनके एलिमेंट्स को अपने में आने देंगे, अपनी बुक्स और स्क्रिप्चर्स में आने देंगे, है ना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनका कल्चरल एक्सपेंशन हो जाए, दायरा बढ़े और ट्राइबल्स भी अपने को उस हिंदू सोसाइटी का हिस्सा मानने लगे। इसीलिए उनके डिटीज या लोकल वर्जन्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है बड़े वर्जन में, यानी कि लिटिल ट्रेडिशन के एलिमेंट जब ग्रेट ट्रेडिशन में आ रहे होते हैं, ऐसा किया जाता है तो यूनिवर्सलाइजेशन आपको होते हुए देखने को मिलता है। और ग्रेटर ट्रेडिशन की एक खासियत है ना, जो आप देखते हो ग्रेटर ट्रेडिशन क्या, हमने एग्जांपल लिया हिंदू सोसाइटी, हिंदू कल्चर, है ना, जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है ना, ये ग्रेटर ट्रेडिशन को फॉर्म करता है। लिटिल ट्रेडिशन में हमने क्या बताया, जो ट्राइबल कम्युनिटीज होंगी, जो उनकी स्टोरीज, उनके फोकलोर्स, लेजेंड्स होंगे, अक्सर वो कोडिफाइड भी नहीं होते हैं, मतलब कोडिफाइड गलत टर्म होगा, अक्सर वो रिटन भी नहीं होते हैं। आप देख रहे हो हिंदू सोसाइटी में जो भी चीजें होंगी, पुराण हो गए, वेदास हो गए, दे आर रिटन, है ना। हमारे यहाँ दो ट्रेडिशन चलते हैं, श्रुति और स्मृति, तो स्मृति दैट इज रिमेंबर्ड एंड श्रुति आप देख रहे हो कि जो कि हर्ड है, ठीक है, तो ये दोनों तरह की चीजें आपके में चल रही है, जबकि वहां पे आप देख रहे हो बैलेट्स के फॉर्म में, फोकलोर्स, लेजेंड्स के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है चीजें ओरली, तो वहां पे ओरल ट्रांसमिशन होता है लिटिल कम्युनिटीज के बीच में। तो इसलिए आप देख रहे हो कि ट्राइबल सोसाइटीज को आप लिटिल कम्युनिटी के साथ जोड़ोगे, ऑल दो पीजेंट कम्युनिटीज और भी कई सारे प्रिमिटिव ग्रुप लिटिल ट्रेडिशन को जोड़ते हैं, पर आपको एग्जाम्पल अच्छे समझ में आए इसलिए हम सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज का एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसी चीजों को, एलिमेंट्स को, लिटिल ट्रेडिशन के एलिमेंट्स को ग्रेट ट्रेडिशन अपने फोल्ड में ले रहा होता है, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन जब होता है, तो एक चीज करता है, वो मीनिंग जोड़ देता है उसके साथ, है ना, रिफाइन कर देता है। क्योंकि ग्रेटर ट्रेडिशन के लोगों को हर चीज के पीछे, आप देखते हो कोई पूजा है या फिर कोई एक विधि है, उसके पीछे एक रेशनल दिया जाता है कि ये करना, इससे क्या होगा, मीनिंग अटैच की जाती है। मीनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू दी ग्रेट ट्रेडिशन। आपको कहा जाता है नेल मत बाइट कीजिए, या फिर इस दिन पर्टिकुलर दिन नेल्स को मत काटिए, है ना। ये हो सकता है किसी लोअर ट्रेडिशन का एलिमेंट रहा हो, ऐसी चीज हो सकता है लोअर लेवल से आई हो ट्रेडिशन में, और हमारे किसी भी टेक्स्ट में ये इंक्लूडेड नहीं होती है। ऑफ कोर्स आपके जो बाद के टेक्स्ट आएंगे जो कि हमारे बेसिक रिलीजियस टेक्स्ट को नहीं फॉर्म करते हैं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द पुराणास में नहीं लिखा है, उपनिषद में नहीं लिखा है, आपके स्मृतिज में आपको नहीं देखने को मिलता है, वेदास में आपको नहीं देखने को मिलता है, पर बाद में जो ग्रे सूत्राज हैं, जो बाकी आपको टेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं, या फिर इन दी मॉडर्न सेंस आपको देखने को मिलता है, जो कई सारे एस्ट्रोलॉजिकल वर्क्स होते हैं, उसमें हो सकता है ऐसी चीजों को इंक्लूड कर लिया जाए कि इस दिन आप नॉनवेज मत खाइए, मीट मत कंज्यूम कीजिए, इस दिन आप लिकर मत कंज्यूम कीजिए, इस दिन आप नेल्स नहीं काट सकते हैं, है ना। तो हो सकता है ये लिटिल ट्रेडिशन के ही एलिमेंट रहे हो, बाद में ग्रेट ट्रेडिशन में आए हो, और जब ग्रेट ट्रेडिशन में आए तो उसने एक मीनिंग को उसके साथ जोड़ दिया, एसोसिएट कर दिया, है ना, क्योंकि मीनिंग पे बहुत ध्यान होता है, जबकि लोअर ट्रेडिशन मीनिंग उनिंग के बारे में नहीं सोच रहा होता, उसको इतनी सारी चीजों को नहीं देखना है। तो ये होती है यूनिवर्सलाइजेशन की प्रोसेस। इसी की जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है जब यूनिवर्सल, यानी कि ग्रेट ट्रेडिशन के जो एलिमेंट है, हिंदू कल्चर के जो एलिमेंट है, ठीक है, उनकी डाउनवर्ड जर्नी आपको शुरू होते हुए देखने को मिल रही होती है, यानी कि वो सैंक्शन दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं लोअर ट्रेडिशन के कई सारे आइडियाज को, और अपने साथ वो वहां पे इंटीग्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि यहां पे कल्चरल इवोल्यूशन है, यूनिवर्सलाइजेशन में अपवर्ड मूवमेंट है, पैरोक्लाइजेशन में कल्चरल डिवोल्यूशन है, यानी कि वो अपनी मीनिंग खो देता है, ओरिजिनल फॉर्म खो देता है। यहां पे उसने सिर्फ ऐड किया, एक चीज जो प्रेजेंट नहीं थी उसको ऐड कर लिया, पर यहां पे जो पैरोक्लाइजेशन होगा वहां पे वो अपनी ओरिजिनल चीज की मीनिंग के साथ वहां पे खिलवाड़ को होने देगा, जो कि चीज आपको शायद आप कह सकते हो कि आदि पुरुष के में होते हुए आपको देखने को मिल रही है। तो इसको आप पैरोक्लाइजेशन के साथ रिलेट कर सकते हो, जो कि मैकीमेरियट का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला। अगर इसके आप एग्जांपल देते हो तो जो रक्षाबंधन की हिस्ट्री अगर आप देखते हो, तो रक्षाबंधन का हमको किसी स्क्रिप्चर में ऐसा जिक्र देखने को नहीं मिलता है, अलग अलग कहानियां कि उसके ओरिजिन कैसे हुआ होगा, है ना। तो अगर हम उसको एनालाइज करने चलते हैं तो वहां पे एक बहुत अच्छा आइडिया आता है, मैकीमेरियट ही ने यूज किया हुआ है, कि सालूनो करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है, कुछ जो किशनगढ़ी के लोग हैं वो मनाते हैं, जो इन्होंने जिन पे रिसर्च की उत्तर प्रदेश में किशनगढ़ी गांव के अंदर में। और सालूनो में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो बिल्कुल रक्षाबंधन का आइडिया उसमें हो रहा है ना। और बार्ले की जो शूट्स होते हैं उनको टाई अप कर रही है सिस्टर्स, और उसके रिटर्न में कुछ उनको गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो इनका मानना है कि ये चीजें लिटिल ट्रेडिशन से ही हमारे ट्रेडिशन में आई और हमने उनको अपने ट्रेडिशन में मेन स्ट्रीम्स जो कल्चर है
उसके अंदर में हमने उसको जोड़ लिया हुआ है। ऐसा ही आप देखते हो, जो आप सौरती करके एक देवी हैं, सौरती जो पूजा है वो आपको देखने को मिलती है। इट इज वेरी मच आइडेंटिकल टू दी लक्ष्मी पूजन दैट इज बीइंग अकम्पनीड विद द गणेश पूजन इन दी दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ दीपावली, है ना, उसमें आपको देखने को मिलता है। अगर आप देखो तो एसोसिएशन नहीं है, दीपावली के दिन रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम है उसको सेलिब्रेट किया रहा है, पर कई सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिल रही हैं कि लोग पत्ते खेल रहे हैं कहीं पे, है ना, साथ ही साथ जो लक्ष्मी जी का पूजन है वो वहां पे हो रहा है, और भी कई चीजों का होता है। तो ये सारी चीजें ओरिजिनली किसी स्क्रिप्चर्स में तो है नहीं, रामायण में तो इस तरह की चीज है नहीं कि आपको इस तरह की पूजन करनी है ना। वहां पे तो एक सिंबॉलिक मीनिंग जोड़ी गई थी कि लॉर्ड राम आए तो दीप का प्रज्वलन हुआ, हर घर में दीप को किया गया, हर्ष और उत्साह को मनाने के लिए, उसको सिंबलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे ये सब बाकी चीजें कहां से आ रही है, तो ये बता रहे हैं मैक्किम मेरियट कि ये चीजें परकोलेट कर रही हैं फ्रॉम लोअर ट्रेडिशन टू अदर, क्योंकि जो लक्ष्मी पूजन का ट्रेडिशन है वैसा सेम इनको किशन घड़ी में इन दी सौरती डीटी के पूजन में आपको देखने को मिल रहा होता है। और एक आप देख सकते हो दूसरा इसका फॉर्म, है ना, दूसरा फॉर्म इसका आप देख सकते हो। अगर हम संतोषी माता का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे संतोषी गॉडेस संतोषी जी की फोटो है, यहां पे भी आप देख रहे हो इनको गणेश जी की डॉटर की तरह पे दिखाया गया है, और रक्षाबंधन के ओरिजिन का यहाँ पे भी जिक्र है। अब जो गॉडेस संतोषी हैं ये एक रीजनल डीटी हुआ करती थी, है ना, लोकल डीटी हुआ करती थी, यानी कि एक किसी जगह पे जो आपका वेस्टर्न इंडिया है उस पार्ट में इनकी, खासकर राजस्थान का, गुजरात का जो एरिया है वहां पे इनके बारे में मानते थे, क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशन है ग्राम देवी ग्राम देवता, कुल देवी कुल देवता, हर गांव में एक डीटी है, कोई देवी या देवता वहां पे अपना उनका खुद का गांव का होता है ना, एंसेस्टर जो होते हैं क्लैन के वो कुल देवी देवता के रूप में काम कर रहे होते हैं। तो जो ये लोकल एक डीटी आपको देखने को मिल रही है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में सीमित थी, वो आपको आज देखने को मिल रहा है कि पूरे हिंदू फोल्ड में संतोषी माता जो है उनका मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे, है ना, संतोष जो वर्ड वहां पे आपको एसोसिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, तो सबकी विशेष को ग्रांट करेंगी, फुलफिल करेंगी। अब ये ग्रेटर ट्रेडिशन का पार्ट कैसे बन गई, है ना, ये तो एक रीजनल, एक गुजरात और राजस्थान का मेजरली जो एरिया था वहां पे इनकी पूजन होती थी, जोधपुर के कुछ रीजन्स में इनके टेंपल बने करते थे, पर वहां पे भी इनकी आइकोनोग्राफी और जो प्रतिमाएं होती थी वो बिल्कुल अलग थी, है ना, कुछ नाम भी उनका वहां पे अलग, लाल माता का मंदिर और समथिंग लाइक दैट वहां पे नाम होता था। 60s में नेहरू जी जब डेथ हुई उस समय कल्चर धीमे धीमे इनके व्रत का जो ट्रेडिशन है वो शुरू हो रहा था, जैसे 16 सोमवार के व्रत होते हैं वैसे ही संतोषी माता के केस में 16 शुक्रवार के आपको व्रत देखने को मिलता है, जब तक आपकी इच्छा ना पूरी हो जाए आप उसको रखते रहते हो, और यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव ना हो और लोगों तक इसको फैलाया जा सके, है ना, इसलिए कई सारी चीजें भी ऐसी रखी गई थी कि यहाँ प्रसाद भी क्या होते थे, गुड़ और चना, है ना, जो कि इजीली मासेस तक अवेलेबल है इवन रूरल इंडिया में, तो इसको एज अ प्रसाद यूज किया जाता था ताकि मास लेवल तक ये चीज पहुंच सके। 60s में आपको देखने को मिला है व्रत ट्रेडिशन, जब नेहरू जी की डेथ हो रही है उस समय धीमे धीमे पनप रहा है, छोटे लेवल पे ही है, पर अचानक से आपको एक किस्सा देखने को मिलता है कि इसके ऊपर एक मूवी आ जाती है, उस मूवी के ऊपर भी कभी पूरा हम डिटेल में कवरेज करेंगे, क्यों डायरेक्टर ने वो मूवी बनाई, उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही थी, पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री कवर करेंगे। बहरहाल उसने मूवी बनाई, और ये मूवी इफ आई एम नॉट रॉन्ग मई के महीने में 1975 में रिलीज होते हुए आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 1975 ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, पॉलिटिकल साइंस वाले और हिस्ट्री वाले, मॉडर्न हिस्ट्री वाले बताएं मुझे कमेंट में क्यों 1975 में क्या मेजर इवेंट हुए थे, वो बता सकते हैं, है ना। तो 75 में ये मूवी आपको आते हुए देखने को मिली, और सबसे खास बात आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है कि 75 में जब ये मूवी आई तो इस मूवी के साथ साथ यहाँ पे एक और बहुत बड़ी मूवी आई, वो मूवी आप बताइए कि कौन सी मूवी इसके साथ आई थी। आई विल वेट, आप कमेंट में तब तक लिखो, मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं कि वो मूवी कौन सी आई थी जो इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट कल्ट मूवीज के रूप में जिसको देखा जाता है। आप अगर सही समझ रहे हो, अगर आपने सही में लिख लिया है, ऑनेस्टली अगर आपने मेरे पूछने से पहले बता दिया तो बहुत अच्छी बात है। द राइट आंसर इज शोले, वो भी 1975 में और कुछ ही महीने बाद, है ना, 30-31 तारीख को मेरे ख्याल से मई के एंड में, यानी कि जून शुरू हो जाता है, संतोषी माता जय संतोषी माँ मूवी आई है, यानी कि आप जून कंसीडर कर सकते हो क्योंकि मई के एंड में आई है, और जून जुलाई अगस्त में 15 अगस्त के दिन 1975 में आ जाती है कौन सी मूवी, शोले। भारत सिनेमा की 2 सबसे बड़ी मूवीज में से एक, पहली है शोले और दूसरी है डीडीएलजे। कहा जाता है कि जब बाहर के यूजुअली यूएस के प्रेसिडेंट आते हैं, कोई भी आता है, वो किसी चीज को जाने न जाने 2-3 चीजों को जान रहा होता है, मूवी में शोले और डीडीएलजे को, और पर्सनैलिटीज में नेहरू को, सचिन तेंदुलकर को और शाहरुख खान को, इन तीनों को सब जानते हैं। बाकी भले एक बार के लिए हो सकता है देश के प्राइम मिनिस्टर को लोग भूल जाए, पर इन तीनों का नाम कोई नहीं भूलता है, ये इटर्नल सोल की तरह बन गए, कल्चरल एलिमेंट बन चुके हैं, इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ग्लोबली, है ना। तो इतनी बड़ी मूवी के सामने इसने क्लैश किया, फिर भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग
शोले जो कि लगभग 15 मिलियन के बजट पे बनी थी, वो आगे जाके 150 मिलियन अपने फर्स्ट रन में, कई मल्टीपल रीरन्स हुए उसके ना, बाद में भी 3D वर्जन भी आए, कई सारे वर्जन आए, तो 30 मिलियन के बजट पे बनने वाली मूवी लगभग 150 मिलियन का कमाई कर लेती है। और ये मूवी भी संतोषी माँ जो मूवी लगी है वो शोले के साथ होते हुए भी, और एक छोटे से लेवल पे बनी हुई मूवी, वो लगभग 3 से 5 करोड़, 5 करोड़ के आसपास का आई थिंक कलेक्शन करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। लोग चप्पलों को उतार उतार के थिएटर में जा रहे हैं, चिल्लर जो होते हैं जिसको आप कहते हो करेंसीज हैं, उसको वहां पे उछाल रहे हैं, पूरे आप देख रहे हो डिवोशन के साथ वहां पे स्क्रीनिंग की जा रही है। तो इस तरीके का कल्ट था। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि एक लोकल ट्रेडिशन का जो एलिमेंट था, लिटिल ट्रेडिशन का जो एलिमेंट था, वो यूनिवर्सलाइज होकर चला गया ग्रेट ट्रेडिशन में। इसी तरीके से ग्रेट ट्रेडिशन के जो एलिमेंट होते हैं, कई बार आपको देखने को मिलता है, वो क्या होते हैं, लिटिल सोसाइटी की तरफ उनका एक डाउनफॉल या फिर डिवोल्यूशन होता है। तो जब मनोज मुंतशिर जो कि डायलॉग लिखे हैं, वो कह रहे हैं कि हम छोटे जो लेवल पे जो रामायण की कथाएं चलती हैं उसमें जो वर्डिंग्स यूज होती हैं उसको हम यूज करें, तो बेसिकली वो इशारा किस तरफ कर रहा है? अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस से देखो तो आप यही कहोगे कि कल्चरल डिवोल्यूशन हो रहा है, कि मेजर एपिक जो है उसके आपने ओरिजिनल फॉर्म और टेक्स्ट को छोड़ करके उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया लिटिल ट्रेडिशन के एलिमेंट को, या फिर लोक कथाओं में जिस तरीके से रामायण की या फिर राम कथा का इंटरप्रिटेशन और रिटेलिंग होती है। सो दैट इज क्वाइट फैसिनेटिंग। आई थिंक इस तरीके से आप इंटर रिलेट करके देख सकते हो पूरे के पूरे प्रोसेस को, और कोई चीज जो आपके सोसाइटी में आपके आसपास भले वो एंटरटेनमेंट लेवल पे चल रही है, उसका किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है। आई थिंक यू विल फाइंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो मैंने अचानक से प्लान किया और इसके ऊपर ये वीडियो बनाया। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, पैराक्लाइजेशन का कॉन्सेप्ट, और क्या आपको लगता है कि ये जो ओरिजिनल कास्ट थी दैट इज स्टिल इरिप्लेसेबल, और किसी को भी इसके बाद इनके सिवा ये चीज, या फिर आप कह सकते हो कि दुस्साहस नहीं करना चाहिए, ये जो प्योरिटी है इसको नहीं, जो रामानंद सागर जी की जो रामायण है, जो अरुण गोविल जी का कैरेक्टर है, या फिर जो रावण बने हैं, जो सीता माँ बनी है, उसको वहां पे दीपा जी, यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से सीता बनी हुई थी, दीपिका जी शायद उनका नाम है, तो इसको नहीं, खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, ताकि इस तरीके का सरदर्द वहां पे या फिर इस तरीके का आइकोनोग्राफी ना जनरेट हो जाए। मॉडर्न रेंडिशन कहने के तौर पे या फिर मॉडर्न वर्जन कह के अगर आप ओरिजिनलिटी के साथ, ओरिजिनल चीजों के साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करते हो, तो ये एटलीस्ट मेरे हिसाब से सही नहीं है ना, क्योंकि आप पिक्चर बना ऑडियंस के ले रहे हो, आप खुद के सेल्फ इंटेलेक्चुअलाइजेशन या खुद के पर्पस एंटरटेनमेंट के लिए अगर बनाओगे तो आप खुद पे घर बैठ के देख लो, बड़ी स्क्रीनें होती हैं आपके पास, तो एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को, प्रभास जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको भी एक्टर के लेवल पे चीजें सोचनी चाहिए थी। ओम रावत जो कि एक अच्छे बड़े डायरेक्टर आफ्टर तानाजी बन गए थे, उन्हें भी फाइनल स्क्रीनिंग के बाद चीजों को देखना चाहिए था। डायलॉग राइटर से लेकर के जो भी लोग हैं, उनको इस सारी चीजों को कंसीडरेशन में लेना चाहिए था। बहरहाल अभिव्यक्ति की आजादी या फिर जिस भी आयाम पे आप इसको तोलते हो, उसके बावजूद जो कि यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी ने कहा है, आप इतनी लिबर्टी नहीं ले सकते कि रिलीजियस एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करो और लोगों की भावनाओं को आहत करो, क्योंकि ऑडियंस के लिए बना रहे हो, ऑडियंस ही को नहीं पसंद आए तो फिर वैसे भी आपने क्या कर लिया है ना। फेक कलेक्शन दिखाओगे, आप दुनिया भर की चीजें करोगे, जो कि खासकर आपको साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली विक्रम, आई थिंक विक्रांत रोना, अभी कोई कन्नड़ इंडस्ट्री की मूवी आई थी किच्चा सुदीप से लेकर के, या फिर इवन फॉर दैट मैटर साहो, और जो प्रभास की भी अर्लियर मूवीज थी, जो भी कलेक्शंस होते हैं उनको काफी एग्जेजरेट करके साउथ इंडिया वाले दिखाते आए हैं। एंड ये ट्रेडिशन अब बॉलीवुड में भी हो रहा है कि बॉलीवुड भी स्टार्ट कर दिया 5 से 10% जो चीजें हैं, जो कलेक्शन है, उसको फेक आउट करना। यहाँ पे तो साउथ में आपको एटलीस्ट 30% तक ये फेकिंग देखने को मिलती है मूवीज के अंदर में, खासकर बड़े सेलिब्रिटीज की होती है ना, बिकॉज दे कैन नॉट टेक इट कि हमारे स्टार की मूवी इतनी कम पैसा आई। तो काफी सारे लोग, बहुत पहले इन्होंने, जो डायरेक्टर है ओम रावत साहब ने, उन्होंने आई थिंक एक मराठी मूवी कोई आई थी और उसने अच्छा खासा कलेक्शन कर रही थी, नेक टू नेक कमाई कर रही थी, जिसमें एक झिन्नाट करके गाना भी था, बहुत फेमस, आई थिंक रितेश देशमुख थे, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो उस समय उन्होंने रईस के कलेक्शन से कंपेयर किया था, रईस को या फिर किसी शाहरुख खान की मूवी को ट्रोल कर रहे थे, आई थिंक रईस नहीं थी, कोई और मूवी रही होगी, उसको वहां पे ट्रोल कर रहे थे उमराव साहब, और आज उनके साथ ये मीम बन रहे हैं कि शाहरुख खान का रईस का ही एक सीन उनके सामने रखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि पठान और बादशाह तो सिर्फ एक ही होता है, देश की कल्चरल आइडेंटिटी बनने का काम हर कोई इतनी आसानी से नहीं कर सकता। देश का सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट अगर बनना है, शाहरुख खान बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, तो उसके लिए आपको अपना नजरिया भी बढ़ाना होगा और आपको चीजें भी
ऑडियंस के हिसाब से करनी होगी। तो ये रहा हमारा आज का कवरेज। हमारे बैचेस जो आपको फिर से याद दिला दूं कि स्टार्ट हो रहे हैं 26 जून से। यू आर ऑल वेलकम टू ज्वाइन इन। एक चीज जरूर याद रखनी है, कभी भी कोई कोर्स को ज्वाइन इन करें तो जादुई जो कोड है अलादीन के चिराग से निकलने वाला, वो क्या है, यूएस लाइव, है ना। उत्कर्ष सिंह अभी जिंदा है, लाइक टाइगर कहता है ना, टाइगर जिंदा है। आई थिंक वो भी मूवी आ रही है टाइगर 3, उसके भी देखेंगे अगर कुछ बनता है वैसा एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस, है ना। बट टिल देन, जब तक टाइगर जिंदा है तब तक उत्कर्ष सिंह भी यहाँ पे जिंदा है। तो यूएस लाइव का कोड जो है उसको इस्तेमाल कीजिए और बैचेस में हमारे एनरोल कीजिए। कोई भी मटेरियल चाहिए हो, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड ये चैनल का नाम है, टेलीग्राम पे पॉज करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जुड़ सकते हैं। और ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे भी आप चीजों को पूछ सकते हो। तो एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज, that was all for actually today's part, and in the next lecture, in the next video, we'll be covering some other topic, है ना। Till then, thank you, have a nice day, signing off. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।